नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। भैया जी कल में आपका एक बार लेह में फिर स्वागत है। इस समय वैली में चमकदार एकदम धूप चमकती हुई और सामने जो आप देख रहे हैं लेह का वो नज़ारा। तमाम सारे जो आज लोग भी हैं, कुछ हमारे साथ जो शो में शरीक भी होंगे, लेकिन ये वैली इस वक्त पूरी तरह से सूरज से चमकती हुई और कुछ आज हमारे साथ लोकल भी हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो आज कुछ गांव से और कुछ शहर से तमाम सारे लोग भी शरीक हुए हैं जिनसे बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम बातचीत के सिलसिले को जोड़ें, सबसे पहले मैं अपने सहयोगी संदीप बोल के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि उनके पास कुछ लेटेस्ट जानकारी है। जहां तक इंडिया और चाइना के टेंशन को लेकर है, वो खास तौर से वो जानकारी हम शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले हम संदीप बोल के पास जाना चाहेंगे। संदीप, 29-30 की बात और फिर 31 को, अब इस पहले तो पेंगोंग के साउथ वाले हिस्से में बात थी, लेक पेंगोंग लेक के साउथ वाले हिस्से की बात थी, लेकिन अब नॉर्दर्न जो हिस्सा है उस पर क्या डेवलपमेंट है? और इस समय अगर हम बात करें तो जो पोजीशन है, भारतीय पोजीशन, वो कहां पर स्टैंड करती है? इससे पहले कि इसके बाद हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करें, सबसे पहले संदीप बोल के पास जाना चाहेंगे जो इस वक्त लेह में ही मौजूद है। संदीप। प्रतीक, देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बात का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संशय जरूर है कि वहाँ के हालात कैसे हैं, वहाँ पे माहौल मैं चाहूंगा कैसा संदीप, है। मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आप एक किसी पोजीशन पे हो जहां पे आप मुझे ये बता सकें, और वो ग्राउंड जीरो के वो इलाके जहां पर स्थितियां क्या हैं और कैसा विषम इलाका है, वो अगर बता सकेंगे तो जरा ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सुनते हैं लेकिन क्या है पोजीशन, वो अगर आप बता देंगे आज तो ज्यादा बेहतर होगा। संदीप बोल। जी प्रतीक, देखिए, अभी हम लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे आप रिहाइश आप देख सकते हैं। पूरे लद्दाख की बात करें तो दो ही जगह ऐसे जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिहाइश है, एक कारगिल और एक लेह। और उसके बाद जितना भी पूरा इलाका है वो बिल्कुल बैरन है, यानी कि वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है। इसी तरीके की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, बर्फ़ से लदी पहाड़ियाँ। चूँकि अभी गर्मियों का सीज़न है तो ऐसे में पहाड़ियों पे बर्फ़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन जिस तरीके की हाइट है यहाँ पे, आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं यहाँ पे भी सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। तो आप सोच सकते हैं कि उस जगह पर अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने में कितनी बड़ी चुनौती लगती है। और चीन जो है लगातार इस तरीके की हरकतें करता रहा है। अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करूं तो जिस जगह पे जो विवाद शुरू हुआ उसके बाद अब वहां पे हालात फिलहाल टेंस है, टेंशन लगातार उस जगह बनी हुई है। कमांडर लेवल की बातचीत अभी भी जारी है, लेकिन उस तरीके की चीज़ें जो हैं वो ग्राउंड पे दुरुस्त होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तनाव लगातार बना हुआ है। साथ ही अभी खबरें ये भी आई हैं कि जब 30 तारीख को सदर्न बैंक में जब चीन की सेना घुसने की कोशिश कर रही थी, जिसको भारतीय सैनिकों ने दूर किया, हटाया उनको, उसके बाद से जो है भारतीय सेना ने नदन बैंक, यानी कि जो फिंगर इलाका है जहां लंबे समय से विवाद चल रहा है, उन फिंगर इलाकों में भी अपनी पोजीशन बिल्कुल संदीप किया गया है। ऑफ कोर्स संदीप, लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगा कि इस समय भारतीय सेना की क्या स्थिति है, जिसको जानना बेहद जरूरी। तमाम सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी पोजीशन कहां है, वेयर यू आर स्टैंडिंग, कहां पे आप स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि बात जब चीन से होती है तो खास तौर से देशवासी ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आप वहां की जानकारी दे रहे हैं कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं इस वक्त। देखिए, इस वक्त हमारी जो पोजीशन है वो डोमिनेटिंग पोजीशन है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें, अभी तक हम लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस नहीं रखते थे, क्योंकि चीन की तरफ से जितना भी जो विवाद होता था या फेस ऑफ होते थे वो कुछ एक इलाकों तक ही सीमित थे। लेकिन इस बार जो है उसने पूरे प्लान के साथ जो है इसको अंजाम दिया। और फिलहाल नदन साइड की बात करें तो जो मेजर पीक्स हैं जिनको चीन जो है अपने कब्जे में लेना चाहता था, और वहाँ से बैठ के, यानी कि हम ब्लैक टॉप हिल की बात करें और उसके साथ हेलमेट टॉप की बात करें, तो वहां से उस पूरे यानी चुशूल का जो पूरा इलाका है वहां पे वो भारतीय सेना की मूवमेंट भी देख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग जो है पूरे डोमिनेशन में है वहां पे, और उसी तरीके का डोमिनेशन हम लोग नदन बैंक में भी बना रहे हैं। कोशिश करेंगे कि आपके पास एक बार आए। आज तो हमारे साथ लेह से भी तमाम सारे लोग शरीक हुए हैं। मैं सबका पहले बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शुक्रिया भैया जी कहीं में शरीक होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ना आपका क्या नाम है, मैं खड़ा करना चाहूंगा। साहब, क्या नाम है आपका? मेरा सिटी आंचुक एक्समैन हूँ, मैं एक सवाल सिटी आंचुक सेना मेडल हूँ, मैं गैलेंट्री अवार्ड। अच्छा, गैलेंट्री अवार्ड विनिंग। सब तो पहले तो मैं आपको खड़ा करना चाहूंगा और खड़े होने के बाद मैं आपको सैल्यूट करना चाहूंगा। क्या बात है साहब, आप जहाँ पे लेह में जहाँ पे मौजूद हैं, तमाम विषम स्थितियां हैं, बहुत विषम परिस्थितियां हैं जिसमें आप यहाँ रहते भी हैं, और आप तो खैर एक्स आर्मी मैन हैं। इस समय जो चीन का स्थिति है उसके बारे में तमाम सारी बातें जो हैं लेह को लेकर भी हैं, आप क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे अपने व्यू पॉइंट?
मैं तो सबसे पहले तो मैं आपका न्यूज़ चैनल के थ्रू आप लोगों सबको मैं हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है इस सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा सेना जो है बहुत ही मजबूत है आज के डेट में। लेकिन कुछ एक चीज़ें ज़रूरी है कि ये चाइना जो है हमें 1962 में भी यही सर्दी का ये लोग फ़ायदा उठाता है। 1962 में हमारा भारत के सैनिक जो है थोड़ा सर्दी में हमारा डाउन के सैनिक होता है, डाउन वाला यहाँ पर पहाड़ी इलाके में थोड़ा सक्सेस कम होता है, इसी का फायदा ये लोग उठाता है सर्दी में। तो हमें यही रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से, इनको जो है ना अभी से हमारे सैनिकों को यहाँ क्लाइमेट चेंज करके शूट करके या पहाड़ी इलाके में एकदम प्रैक्टिस करके रहना चाहिए, क्योंकि इनको कोई भरोसा नहीं, ये लोग सर्दी में ही अटैक करता है, हमेशा सर्दी में इनको अलाउड रहना। जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि मैं अपने जब सहयोगी संदीप बोल के पास जब जाऊंगा और मैं उनके पास जब बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि ये जो सर्दियां हैं जो आने वाली, इसको लेकर तमाम सारे स्पेकुलेशंस हैं, तमाम तरह की बातचीत भी है और ये बात कही जा रही है कि ये जो सर्दियां हैं ये बहुत स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम कहां पे पोजीशन करेंगे, क्योंकि अक्सर लेह में लोग कह देते हैं ये तो घोस्ट सिटी हो जाता है, एकदम यहाँ पे तो सब खाली हो जाता है। तो उन स्थितियों में, उन परिस्थितियों में कोई फायदा ना उठाए, ये बहुत महत्वपूर्ण। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। जी, मेरा नाम कुंज संगमो है। जी, पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं बहुत बहुत। और कुछ कहना चाहती हैं इन सर्दियों में और खास तौर से चीन के संदर्भ में? हाँ जी, चीन का अभी जो अटैक हुआ, अभी थोड़ी दिन ही पहले ही किसी आर्मी का जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उन्होंने अटैक किया है। इससे असर तो पड़ता है, हमारे पे असर पड़ता है, मेंटली असर पड़ता है। हमारा तो यही है कि वो सुलह कर ले, अदरवाइज तो हम भी ये चाहते हैं कि सुलह हो तो सबको। ये लोग सर्दी का ही, जैसे उन्होंने बताया पहले कि सर्दी का ही फायदा उठाए, जैसे 1962 में उन्होंने किया था, वो लोग फिर यही रिपीट करें कि फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि सर्दी में वो लोग जो लोग बाहर से आते हैं उनको यहाँ पे नहीं होता था, क्लाइमेटाइज नहीं होता है, तो इन्हीं का फायदा उठा के वो लोग हम पे अटैक करते हैं। जी, अब चीजें बदली हैं 1962, ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच। आप प्लीज, 1962 के बाद बहुत सारी स्थितियां बदली हैं। जी, आप बोलना चाह रहे? जी, अच्छा, मैं आता हूं आपके पास। जी जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम थुप्तन गिलेग है सर। जी, तो आप लेके ही रहने वाले हैं? हाँ, लेके रहने वाला हूँ, मैं भी एक आर्मी हूँ। जी साहब, बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इस काम को आपको पूरा जो हिंदुस्तान में आप देखा रहा है। जी, दूसरा बात मैं ये कहना चाहता हूँ सर, चाइना जो ना हमारे ऊपर इस बार नहीं, हर कई साल से हमारे ऊपर कुछ ना कुछ तो हमारे ऊपर कुछ कर रहा है, यानी को घुसपैठ करने की कोशिश करता है। इस साल नहीं है, पहले से करता है। लेकिन आज तक किसी गवर्नमेंट को ये हिकमत नहीं हुआ कि चाइना के साथ हम लड़े। तो हम ये मोदी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर वो ठीक तरीके से सुधारे तो अच्छा है, नहीं सुधारा तो उनको जो ना ईंट का जवाब पत्थर से जरूर देना चाहिए। क्या बात है। और ये वो लोग हैं, ये वो लोग शहरी हैं। ऑफकोर्स मैं आपके कंसर्न को भी सर माथे रखता हूं जब आपने ये कहा कि जरूर परेशानी होती है, एक महिला होने के नाते, एक बच्चों परिवार का तमाम सारा हिस्सा जुड़ा होता है तो सोचता है, लेकिन जब फौजी यहाँ पे मौजूद हो और इस तरह की बातें हो, ये वो लोग हैं जो तमाम शहरी हैं जो जुड़े हुए हैं और ये कहते हैं कि नहीं साहब, इस बार अगर चीन को जवाब दिया जाए तो ऐसा दिया जाए कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तो ये एक अपने आप में एक सबक होता है, अपने आप में सबक होता है। मैं सर्दियों के बारे में जरूर बात करूंगा, मैं लौटूंगा बीच में भी, तब आपसे एक बार फिर इंटरेक्ट करूंगा। लेकिन हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, हम उनसे भी तारीफ करना चाहूंगा जो लगातार बने हुए। लेकिन इससे पहले कि मैं उनकी तरफ रुक करूं, संदीप से मैं जानना चाहता हूं, संदीप बोल अगर मेरे साथ मौजूद हो और कनेक्ट हो सकते हैं तो मैं उनसे बात करना चाहूंगा क्योंकि वो लेह में ही मौजूद है। संदीप, मैं ये जानना चाहता हूं, ये सर्दियां जो हैं लेह में इस बार कितनी महत्वपूर्ण हो रही है, और जब उसका ट्रैफिकेशन हुआ उसके बाद अब जो स्थिति है लेह की, उस पर क्या कुछ खास स्थितियां बनेंगी, मैं जानना चाहता हूं। देखिए, सर्दियों की अगर बात करें तो ये सर्दियां जो है काफ़ी गर्म रहने वाली है, खास तौर पे एलएसी पर। जैसे आपने पहले भी कहा कि ये पूरा इलाका जो है, लेह टाउन जो है, ये सर्दियों में पूरी तरीके से घोस्ट टाउन में बदल जाता है। यानी कि यहाँ पे लोग जो है सर्दियों में यहाँ से चले जाते हैं, कुछ लोग जो है वो चंडीगढ़ शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ लोग जो है वो लोग जम्मू चले जाते हैं, कुछ दिल्ली चले जाते हैं। अमूमन ये पूरा इलाका खाली होता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आर्मी जो है वही ऑपरेट करती है, आर्मी ही यहाँ पे रहती है 12 महीने। लेकिन इस बार चूंकि इस बार यूटी बनने के बाद से जो यहाँ की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि इस बार सर्दियों में भी लोगों को रखा जाएगा, यानी कि जो कनेक्ट जो है सर्दियों में टूटता है वो अब टूटने नहीं दिया जाएगा। डेवलपमेंट वर्क सर्दियों में भी चालू रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये खास तौर से जब अगर बात हो रही हो, लेह में मौजूद हो, हवा बहुत तेज हो और सूरज चमक रहा हो, और ऐसे में ये बात की इस बार ऐसा नहीं होगा, हम बराबर कनेक्ट बराबर रखेंगे और जुड़े रहेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है हिस्सा। मैं अपने मेहमान
मेहमानों की तरफ रुख करना चाहूंगा। हमारे साथ जो आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगी अनिला सिंह हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अनिला हमारे साथ जुड़ने के लिए। राधिका खेड़ा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया राधिका। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। कर्नल रिटायर्ड दानवीर सिंह रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ इस पूरे चर्चा में जुड़ेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कर्नल। निगत अब्बास राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ लगातार बने रहेंगे और संदीप बोल हमारे जो सहयोगी हैं लगातार आपको ले से अपडेट देते रहेंगे। तमाम सारे वो लेख के जो लोग रहने वाले हैं वो जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कर्नल दानवीर सिंह मैं आपके पास रुख करना चाहूंगा। ये जो बात बार बार कही जा रही है, इस्लामी स्लाइसिंग की बात कहते हैं, जब चाइनीज की बात करते हैं, स्ट्रेटजी की बात करते हैं, खासतौर से चाइना की जो स्ट्रेटजी है कि 5-6 इंच आगे बढ़ो 2 इंच पीछे चले जाओ, तो इस बार इंडिया ने जो जवाब दिया है वो शायद उनके लिए भारी भी पड़ा है और इस तरह का हुआ है कि इससे पहले इस तरह की स्ट्रेटजी को अपनाया नहीं गया। तो कर्नल दानवीर सिंह इस बार हमने किस तरह से जवाब और किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई है, भैया जी कहीं में दानवीर सिंह जी। कार्रवाई 29-30 तारीख की हुई है, बहुत अहम है। ये पहली बार हुआ है 1962 के बाद, और इनफैक्ट हिंदुस्तान और चाइना की जो हिस्ट्री है उसमें ये पहली बार हुआ है कि हिंदुस्तान की फौजों ने एक ऑफेंसिव कार्रवाई करी है। मैं इसको पूरे को कॉन्टेक्स्ट में डालूंगा, थोड़ा मेरे को 1-2 सेकेंड एक्स्ट्रा दीजिएगा। ज्यादा दूर पीछे नहीं चलते, 2010 और 2011 की बात करता हूँ मैं। यही त्रिशूल घाटी और इसके आगे नीचे इंडस रिवर के साथ साथ चले जाइए, एक जगह है डेमचौक पे, अगर आप याद करें तो वहां पर मनरेगा के कैनाल बने थे और मनरेगा के कैनाल के ऊपर आपत्ति जताई थी चीनियों ने, और हमने अपने डोजर भेजकर वो मनरेगा के कैनाल तोड़े थे। एक वो दिन था। उसके बाद 2013 में जब चाइना ने डेप्सांग में घुसपैठ करी थी तो हमारे विदेश मंत्री ने ये कहा था कि ये खूबसूरत महिला के गाल पर एक मुहासे जैसी एक छोटी सी समस्या है, ये अपने आप मुहासा ठीक हो जाएगा। और वो मीटिंग भी गए और फिर उसके बाद में हाथ जोड़ के सब मुहासा भी वाकई ठीक हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब की बात जब क्या कार्रवाई हुई है कि जिस प्रकार से चाइना ने हमारे ऊपर दादागिरी थोपी है, हमने उसको खूब समझाने की कोशिश करी, 6 वार्ताओं के दौर करे कि चाइना समझ जाए, चाइना हमारी जो नेशनल कैरेक्टर है, हमने अपने उसके तहत पूरा प्रयास किया बातचीत के जरिए, लेकिन वो नहीं माना। कर्नल मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन कनेक्टिविटी की कुछ प्रॉब्लम है। मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा कि मैं आपके पास तक पहुंचूं। राधिका खेड़ा हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़ी हैं, मैं उस तरफ रुख करना चाहूंगा, लेकिन तमाम बातचीत हो रही है। लेकिन एक तरफ ये लोग लेह के लोग हैं, तमाम सारे लोग जो मौजूद हैं, एक बात ये कह रहे हैं, साहस की बात हो रही है। आप सवाल जरूर पूछें, सवाल पूछने का हक है, प्रजातंत्र में जरूर पूछना चाहिए, अपोजिशन इस बात के लिए होती है। लेकिन ये बार बार ये बात कहना कि हम फेल्योर है हमारा, जहां तक फॉरेन पॉलिसी की बात है, हमारे पड़ोसियों से संबंधों को लेकर है तो हमारा फेल्योर है। तो कांग्रेस इस तरफ क्यों बार बार इशारा करती है, जबकि इस समय ये बात का तकाजा है कि हम एकजुट होकर खड़े हुए नजर आए। राधिका खेड़ा। पहले तो प्रतीक जी बहुत बहुत धन्यवाद, हम इस बात के ऊपर और चीन की घुसपैठियों पे, भारत के जवाब पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं काफी चैनल सिर्फ एक ही चीज दिखा रहे हैं। हालांकि हम भी चाहते हैं सुशांत राजपूत जी को न्याय मिले, इंसाफ मिले, लेकिन जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं आप जिस तरीके से उस डिबेट में उठा रहे हैं, बहुत ही सराहनीय, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देश की जनता को ये जानने का हक है कि भारत की सीमा पे हो क्या रहा है। भारत की सरजमीं पर चीनी के कब्जे का दुस्साहस लगातार बना हुआ है। ये आज की बात नहीं है, कई महीनों से हम देखते आ रहे हैं। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा व भूमि अखंडता पर कोई भी समझौता किसी भी देशवासी को स्वीकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश समेत एक ही आवाज में बोलती है कि हम देश की सेना के साथ खड़े हैं, हम देश की सरकार के साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि देश की सरकार एक निर्णायक कदम ले। लेकिन अफसोस की बात यह है प्रतीक जी कि आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी के स्वयं के बोल है, ना तो हमारी सीमा में कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, ना हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। और उससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री की कही हुई बात को उन्हीं के लोग, उन्हीं के नेता
चाहे उन्हीं के मंत्री हो, जयशंकर जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो, डिफेंस मिनिस्ट्री हो, सबके बयान हो, बार बार ये झुटलाते हैं और कहते हैं कि चीनी सेना हमारी सरजमीन पे आई है। तो दुख बहुत होता है जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को उनके स्वयं के मंत्रीगण ही खारिज कर देते हैं, वो बात जो उन्होंने सर्वदलीय बैठक में कही थी। तो देश की जनता को समझने के और जानना बहुत के लिए इच्छुक है कि आखिर में हो क्या रहा है। क्या जो हम रोज न्यूज में देख रहे हैं कि चीन ने आज इधर कब्जा किया, आज यहाँ घुसे, और बार बार हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले शो शुरू होने के 5 मिनट पहले एक नोटिफिकेशन आया कि 118 ऐप्स और बैन कर दीजिए। एक और सराहनीय कदम सरकार का, लेकिन क्या हम सिर्फ ऐप्स ही बैन करते रहेंगे? वहां पे चीन का दुस्साहस बना रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बात दरअसल कई फ्रंट पे आप लड़ेंगे, कई फ्रंट पे राधिका लड़ेंगे। मैं माफी चाहता हूं राधिका, क्योंकि मैं बीच में मेरा पैच जो था, ऑडियो पैच था, वो गड़बड़ हो गया, मैं नहीं जुड़ पाया। लेकिन मैंने आपकी बात थोड़ा सा जो हिस्सा सुना, मैं आपको फिर से एक बार सुनना चाहूंगा, क्योंकि आपने किस तरह से रिएक्ट किया मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि तमाम दुश्वारियां होती हैं जब आप ले जैसे शहर में होते हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगा कि कई फ्रंट पे आपको लड़ना पड़ेगा। अगर सरकार 118 चाइनीज गुड्स पर एक बार बैन करती है और एक तरफ यहाँ पे साहस के साथ खड़े हुए सैनिक नजर आते हैं, तो ये पॉलिटिकल विल नजर नहीं आती है आपको क्या राधिका? तो बिल्कुल कहा प्रतीक जी कि हम इसको स्वागत करते हैं। आपने एक और बार 118 ऐप बैन करी, लेकिन सच्चाई ये भी है कि आए दिन भारत की संप्रभुता पे हमला हो रहा है। आए दिन हमारे सरजमीन पर कब्जे का दुस्साहस चीन बार बार कर रही है। अनिला, बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद है। आप कहाँ है लाल आंख? देखिए प्रतीक जी, देखिए ऐसा है कि जो राधिका खेड़ा लाल आंख दिखाने का वादा था, कहाँ है लाल आंख? जी राधिका खेड़ा जी ने अभी जो भी बातें कही, मुझे उससे बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं हुआ है। कांग्रेस का एक ही रैंट है, लगातार वो वही बोलते चले जा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने क्या ट्वीट किया? राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, पैंगोंग का जो एग्रेशन है वो मोदी जी का डिजास्टर है। इनको ये समझ में नहीं आता है कि जब हम अपने भारतवर्ष की बात करते हैं, जब भारतवर्ष की सीमाओं के विषय में बात करते हैं, जब हम भारतीय सेना के विषय में बात करते हैं, तो वो किसी राजनीतिक दल की नहीं होती है, वो एक एक नागरिक की होती है। ये जो भावना है, देश की राष्ट्रीयता की भावना है, वो मुझे कांग्रेस में ना तो इनकी लीडरशिप में नजर आती है, ना ही इनके कार्यकर्ताओं में नजर आती है, ना ही मुझे इनके प्रवक्ताओं में नजर आती है। देखिए गलवान 1 अनिला जी मैं मुद्दे पे अनिला जी बिल्कुल उसी पे रिस्पॉन्स चाहता हूँ। वो ये कहते हैं, रिस्पॉन्स दे मुझे दीजिए कि मोदी जी को उसी ऑफ कोर्स आप ही बोलिएगा, आप ही बोलिएगा, मोदी जी को उसी लहजे में जवाब देना चाहिए या देना होगा। पर अफसोस मोदी जी इस मुद्दों पर अपने कान बंद कर रखे। चीन को जिस जुबान की जरूरत है, जिस जुबान पे जवाब देने की जरूरत है, उस मुद्दे पे उसी तरह जवाब देना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने अपने कान बंद कर रखे हैं। ये कांग्रेस का आपकी तरफ इशारा है। मुझे कम से कम 30 सेकंड अवश्य दीजिएगा प्रतीक जी। देखिए ऐसा है कि ये मैं आपको 40 सेकंड देता हूँ। ये आरोप जो है ये प्रधानमंत्री जी को लगा रहे हैं, इनडायरेक्टली इंडिया की फौज को लगा रहे हैं। ठीक है, राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, लीडरशिप चाहिए इस देश की, जो केंद्र में होती है प्रधानमंत्री के रूप में, जो भी एक्शन लिया जाए। गलवान 1 क्या रहा? क्या हम उसमें सफल नहीं हुए? गलवान 2 जो अभी हुआ है, मिट्टी नीचे डाली चाइना को हमने। वो ये कहते हैं कि LAC जो है वो क्लैरिटी नहीं है LAC पे, इसलिए ये बार ये एग्रेशन होता है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि 1950 से हमारे ये संबंध है चाइना के साथ। 1914 में ये LAC बनी थी। ये कांग्रेस क्या कर रही थी? घास काट रही थी। हाँ, अभी ये इनको ये बताएंगे कि जो किस प्रकार से जो चाइना ने अभी जो रिसेंटली 29 अगस्त को एग्रेशन किया, और उसके बाद जो हमारी मुस्तैदी से हमारी फौज ने उसका जवाब दिया, जो चाहे पैंगोंग लेक पर हो या फिर हम उसको ब्लैक टॉप की बात करते हैं। राधिका रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं कर्नल में आता हूँ आपके पास, कर्नल दानवे सिंह के पास आता हूँ, राय भदौरिया आपके पास भी आता हूँ। ऑफ कोर्स जी, राधिका नाउ यू रिस्पॉन्ड। जी, शायद अनिला जी ने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। अनिला जी, मैंने कहा कि हमें बहुत दुख होता है। मैं फिर आपके लिए 3 बयान सुनाऊंगी। जून 2020 में सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री जी ने 3 महीने पहले ये कहा, ना कोई हमारी सीमा में घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, ना हमारी सीमा की कोई पोस्ट पे किसी दूसरे का कब्जा है। उसके बाद विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर साहब ने क्या कहा? लिखित तौर में स्वीकार किया
कि गलवान घाटी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत के क्षेत्र पर कब्जा हुआ है। विदेश मंत्रालय के 2 अलग अलग लिखित बयानों में भी ये स्वीकारा गया। राजनाथ सिंह जी ने आप ही के चैनल पे प्रतीक जी, अमीश जी को दिए गए इंटरव्यू पे भी ये कहा। अब कल ही की बात करते हैं, एक सब जानते हैं एक माउथपीस है चाइनीज गवर्नमेंट का, जिसमें उन्होंने सीधा सीधा लिखा है इट विल बी वर्स देन 1962। चाइनीज गवर्नमेंट की माउथपीस ने कहा है। चाइना ने फिर ये कहा कि बॉर्डर अगर डिमार्केशन पे चर्चा नहीं होगी, डिस्प्यूट फिर से रिअकर करेगा। और जवाब में हम क्या कह रहे हैं, देश के लोग चाहते हैं, देश की विपक्ष पार्टियां चाहती हैं कि मोदी जी एक निर्णायक कदम ले। सिर्फ ऐप बैन करना ही सोल्यूशन नहीं है। मोदी जी एक निर्णायक कदम ले, मोदी जी एक निर्णायक कदम ले, ये सब ठीक है, ठीक है। राधिका, आपके ही व्यू पॉइंट को अगर निगत अब्बास हमारे साथ मौजूद है, निगत अब्बास मौजूद है, निर्णायक पॉइंट की तरफ जाएं। जी जी, आपको निगत अब्बास जी। प्रतीक जी, मैं अपनी बात चंद लाइनों के माध्यम से शुरू करना चाहूंगी। कहते हैं ना कि प्रतिशोध की भड़की है जो ज्वाला अब यूं अटल कर दे, मसला अक्सर चीन का लगे हाथ ही हल कर दे। गलवान घाटी में करके हमला कब्र तुमने जो खो दी है, चीन सुन बैठा है जो दिल्ली में बाप तुम्हारा मोदी है। छक्के छुड़ा दिए पाक के, कुछ वैसा ही तालीम पे हो, दिल में है बस यही गुजारिश, अगली स्ट्राइक चीन पर हो। पहली बात, चाइना एक ऐसा देश है जिससे हिंदुस्तान निरंतर कोल्ड वॉर पर रहा है, और वो इसलिए क्योंकि चाइना ने निरंतर अरुणाचल प्रदेश हो या हिंदुस्तान की नॉर्थ ईस्ट, लेकिन विपक्ष तो आपसे सवाल पूछ रहा है, लेकिन विपक्ष तो लगातार सवाल के जवाब पर आ रही हूँ। इस सवाल का जवाब मैं दूंगी, आप मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोली थी। मैं उसी बात पर आऊंगी। उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर पर डैम बना देता है। आज राहुल गांधी जी और यहाँ पर बैठी हुई खेरा जी ये बात कर रही है कि 118 एप्लीकेशंस को बैन करने से बात नहीं होगी। मोहतरमा, शायद आपको पता नहीं है कि इकोनॉमिकली तोड़ना किसी भी देश को बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी युद्ध जीतने के लिए वो इकोनॉमी जिसको आप लोगों ने चाइना को, हिंदुस्तान की मार्केट, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को एम्पावर करने की, आप मेरी बात सुन लीजिए उसके बाद बोलिएगा, ओवर पावर करने की आपने पूरी जो रीत थी वो चाइना के हाथ में सौंप दी थी। आपको याद होगा 2006 में किस प्रकार यूपी की सरकार ने 589 के गुड्स इंपोर्ट इजी कर दिए थे चाइना के लिए कि वो हिंदुस्तान में बिजनेस कर सके, जिसकी वजह से 389 बिलियन यूएसडी का नुकसान हुआ था हिंदुस्तान को। तो आप लोगों ने हिंदुस्तान की मार्केट को निरंतर ओवर पावर करने की कोशिश कर रही थी चाइना को, और चाइना ने करी भी। आज आप लोग ये क्यों नहीं बोलते, जब सेना ने 29 और 30 हमारे आर्मी के प्रवक्ता ने खुद कहा है मैं राधिका आता हूं आपके पास, कोशिश थी चाइना की, वो हिंदुस्तान की आर्मी ने नाकाम कर दी है। आप लोग उस पे बात ही नहीं करते। राहुल गांधी जी और पलटन बाकायदा सारी ट्वीट करते हैं, पर जब चाइना जी बिल्कुल मैं आता हूं कि चाइना ऑफकोर्स राधिका, मैं आता हूं आपके पास। अनुराग भदौरिया मौजूद है। मैं अनुराग भदौरिया, आप एक सैनिक परिवार से आते हैं, और मैं ये आज जानना चाहता हूं, आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरफ निगत अब्बास ने इशारा किया कि आप हमारी विजय नहीं देखना चाहते, आप हमारी विजय पे बात नहीं करना चाहते। ऑफकोर्स मैं राधिका के पास आऊंगा, जवाब इनसे लूंगा, जरूर लूंगा, लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि आप हमारी विजय का उल्लेख नहीं करना चाहते, आप उन पॉइंट्स की तरफ जाना चाहते हैं जिन पे हमारे दुश्मन हंसे। प्रतीक जी, अफसोस इस बात का है, राष्ट्र की बात करने के लिए हम लोग बैठे हैं, राष्ट्र की बात। और आपने देखा होगा, सबसे पहले मैं आपको बधाई दे दूं कि आप इतनी दुर्गम जगह पे बैठ के देश की बात कर रहे हैं, लेकिन देखो आपके पैनलिस्ट में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, और एक बीजेपी की प्रवक्ता। बीजेपी की बात मत करिए, नहीं आप बीजेपी के प्रवक्ता की बात ही ना करिए। जो सवाल पूछा है आप सवाल पे ही जवाब कीजिए। आप एक सैनिक परिवार से आते हैं, आप सैनिक पे जवाब कीजिए। अरे सर, सवाल का जवाब देने दीजिए ना। ये सब बैठे हुए एक बार भी किसी ने राष्ट्र की बात नहीं की। वो कह रहे हैं हमारे मोदी जी के, वो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। राष्ट्र की तो बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं भदौरिया साहब? वो कह रहे राहुल गांधी जी ने ऐसा बोला, उन्होंने मोदी जी ने ऐसा बोला, सबने 10-10 बार राहुल गांधी 10-10 बार मोदी जी का नाम ले लिया। राष्ट्र की सेना लड़ रही, वहां पे हिंदुस्तान की सेना। अगर आपकी हिम्मत होती तो हिंदुस्तान की सेना की तारीफ कीजिए ना। उतनी दुर्गम जगह हिंदुस्तान की सेना खड़ी है जो आपके लिए जी जान दे रही है, उसके लिए आप 2 शब्द नहीं बोल रहे हो।
अपने अपने नेता की तारीफ करने में लगे हो। कमाल की बात है। मैं तो मोदी जी से भी बोलूंगा, अरे तो भाई पॉलिटिकल विल का भाई फैसले तो अनुराग भदौरिया आपकी भी पार्टी ने अनुराग भदौरिया आपकी भी पार्टी ने शासन किया है, आपकी भी पार्टी ने शासन किया है। डिफेंस मिनिस्टर मुलायम सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं। सवाल ये है ना कि फैसले तो कहीं से होते हैं, इम्प्लीमेंटिंग बॉडी कोई और होती है ना, तो फैसलों का उल्लेख नहीं करेंगे। जहां राजनीतिक इच्छा शक्ति है उसको क्रेडिट नहीं देंगे आप। हम समाजवादी ने तो बहुत पहले बोला था आदरणीय नेताजी ने कि भाई चाइना पे विश्वास मत करना, चाइना धोखेबाज देश है। लेकिन तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी और हमारे सबके मोदी जी और सबके प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो यकीन किया ना सरकार ने, उनसे मुलाकात की, गलवैया किया, झूला झूले। क्यों झूले भाई दुश्मन के साथ? तो दुश्मन के साथ अगर झूला झूलोगे तो दुश्मन तो दोस्ती तो करेगा नहीं, वो अपनी दुश्मनी निभाएगा। आप देखो दुश्मनी निभा रहा, नुकसान किसका हुआ? कर्नल दानवीर सिंह, ब्रेक पे जाओ, एक रिस्पांस आपका। कर्नल दानवीर सिंह, मैं छोटा सा मैं आऊंगा। कर्नल दानवीर सिंह एक छोटा सा रिस्पांस आपका। कर्नल दानवीर सिंह देखिए, पॉलिटिकल रसाकसी चलती रहेगी, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान ने पहली बार एक ऑफेंसिव एक्शन किया है। इस ऑफेंसिव एक्शन के चलते 3 पहाड़ियां हमने कब्जे में ली है। टैगोर गैप के अंदर जो चाइनीज फौजी थे, जो 6 मैकेनाइज्ड डिवीजन के जो एलिमेंट्स लेके आए थे, टैंक पत्थर बंद गाड़ियां लेके, और उनका जमाना था जिससे त्रिशूल घाटी को खतरा था। अब वो खतरा टल चुका है और ये पूरा टैगोर घाटी का इलाका इंक्लूडिंग जो मैकेनाइज्ड एलिमेंट यानी कि टैंक और पत्थर बंद गाड़ियां थी, इनके सिक्योरिटी के लाले पड़ गए हैं। चाइना को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया। ये वो मुल्क है जो बिल्कुल मैं आया कर्नल आपके पास लौटूंगा, लेकिन सवाल यह है कि चाइना जैसा दुश्मन हो जब आपके सामने, चाइना जैसा दुश्मन हो जब आपके सामने, तो क्या स्ट्रेटेजी लगातार हमारी बनती नहीं रहनी चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वो उसकी पॉलिसी ये कि 6 इंच आगे चलो 2 इंच पीछे आ जाओ। तो लगातार हमारी स्ट्रेटेजी क्या बनी रहनी चाहिए, और इस पर तमाम सारी बातचीत एक छोटे से ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हमारे साथ कुछ एक्स आर्मी मैन भी हैं, कुछ लेके तमाम सारे लोग मौजूद हैं, उनकी तरफ रुख करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता, बने रहिए, देखते रहिए भैया जी कहीं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है, और मैं इस वक्त लेह में मौजूद, और आप जो दृश्य देख रहे हैं वो लेह की वैली का। धीरे धीरे सूरज पश्चिम की तरफ जाता हुआ, हिमालय में छुपता हुआ, लेकिन यहाँ पर बातचीत का चर्चा जो है वो गर्म है, तेज हवाएं चल रही हैं। लेकिन आज हमारे साथ जो बातचीत के लिए तमाम सारे लोग जो मौजूद हैं, उनमें से खासतौर से स्टूडियो में हमारे मेहमान, और मेहमान के साथ आज हमारे साथ कुछ एक्स आर्मी मैन और यहाँ पर लेह के कुछ रहने वाले लोग, बाशिंदे भी यहाँ पे मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने अपने वक्त निकाला। ये बात सच है कि जब टेंशन पड़ता है बॉर्डर पे, तो तमाम वो शहरी जो तमाम रहने वाले लोग हैं, जो रिहाइश है, वो भी बहुत कुछ सोचती है, बहुत उसके दिमाग में भी बहुत बात चलती है। एक्स आर्मी मैन मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो हौसला है और 1962 की अब बात नहीं रही। जी मैं खड़ा करना चाहूंगा आपको, गैलेंट्री अवार्ड विनर है, मैंने भी आपको सैल्यूट किया था, और आपने कहा कि अब 1962 की बात नहीं है, और आपके चेहरे की मुस्कान जो है ये बात इस बात की गवाही दे रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी पहले 62 की तरह नहीं रहा, लेकिन हमें यही मैंने बार बार बोलना अच्छा भी नहीं लग रहा है, पहले भी बताया मैंने, और थोड़ा फौजी को अलर्ट रहना ज़रूरी है इस इलाके के हिसाब से। और यहाँ सर्दी, अभी पड़ने वाला सर्दी पड़ते जा रहा है, उस इलाके से हम उस हिसाब से बढ़ना चाहिए। और दूसरा जो थोड़ा सा हमारा क्या है, यही जो न्यूज़ चैनल पे जो अपोजिशन के जो लोग आके हमारा न्यूज़ चैनल पे जो वही लोग लड़वाता है, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन हमारा जो प्रधानमंत्री साहब है वो बड़ा सोच समझ के हमारा इंडियन आर्मी के ऊपर भरोसा है। अभी तक तो हमें ये नहीं पता कि वहाँ से चाइना घुसा है, ये घुसा है, वो घुसा है, सिर्फ अफवाह हो रहा है, लेकिन ऑन द ग्राउंड स्पॉट पर पता नहीं घुसा है नहीं घुसा है, ये सारा चीज़ नहीं हमें नहीं पता चल रहा है। हम यहाँ पे बॉर्डर पे बैठा है, बेशक हमें भरोसा है इंडियन आर्मी के ऊपर, हमें कुछ नहीं होगा, हमले में बिल्कुल सब सही। जी आपने सुना इस बात को कि कैसे हौसले पे फर्क भी पड़ता है जब आप कुछ बहस करते हैं, तो कहीं ना कहीं निगेटिव असर भी पड़ता है। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ कुछ नौजवान भी मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ भी रुख करना चाहूंगा। सर आपका नाम मैं जानना चाहता हूँ, खड़ा करना चाहता हूँ आपसे, क्या नाम है साहब? तो मेरा नाम दोरजे है। दोरजे जी, आप ले के ही रहने वाले हैं? हाँ, बिल्कुल जी। तो खबरों के बारे में तो आपको आगाह होंगे, आप तो सब जानते ही होंगे। बिल्कुल। और कुछ कहना चाहते हैं इस वक्त? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी अभी जो बॉर्डर पे हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। हाँ। क्योंकि अभी ये कहा जाता है कि जो 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी और द सेंचुरी ऑफ वायलेंस है,
तो ये अभी तो 25 सेंचुरी है, जो 21st सेंचुरी है कि ये सेंचुरी ऑफ नॉन वायलेंस है। तो ये बहुत सारे ने कहा जा रहा है। तो अभी जो भी चाइना जो भी अटैक हो रहा है जो इंडिया पे, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो बिल्कुल हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो सक्षम है, मतलब 100% सक्षम है, और पूरा जो अभी इनका जो पत्थर से देने के लिए, जवाब देने के लिए वो भी तैयार है, जवाब देने के तैयार है। दोरजी साहब मैं आपके पास आता हूँ, रुक करता हूँ एक्स आर्मी मैन। और ये बात तब तक नहीं बनती जब वो तमाम सारे वो लोग ना जुड़े इसमें जो बात करने के लिए खास तौर से यहाँ के रहने वाले। मैं आपकी तरफ रुक करना चाहूंगा। मैं जानना चाहता हूँ, अभी आप कुछ देर ब्रेक के पहले बोल रही थी, ये वैली तो आपकी बड़ी अच्छी है, बड़ी सुकून है इसमें और बड़ा शांति है जो, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं इसमें लगभग 2 बार पहले भी आया हूँ और मैंने उस चीज को महसूस किया। लेकिन इस बार जब आया तो एक खास दिमाग में एक खास बात लेके बार मुझे था। लेकिन ठीक है, हम वीर भी हैं, वीरता भी है, लेकिन दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है कि जब बात पड़ोसी मुल्क की, चाइना की हो, और वो इतना शातिर है, इसके बारे में हमें सबको मालूम है। जी, शातिर तो है, मगर इंडिया भी कम नहीं है, भारत भी अभी कम नहीं है जी। अगर अभी 1999 में जब करगिल में लड़ाई हुआ था, हाँ। तब यहाँ से लोकल एक घर से एक मर्द गया था और औरतों ने, बीवियों ने उनके लिए खाना बना के यहाँ से भेजा था उनको, पैक लंच। सैल्यूट करता हूँ मैं। अभी भी हम उसी, अगर ऐसा सिचुएशन आया तो वी आर रेडी टू फाइट। हम भी फिर उसी 1999 को दोहराने के लिए हम रेडी हैं। लद्दाख की औरतें भी कम नहीं है किसी से, हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और ये सच है कि जब आप वीर होते हैं, वीरता होती है, तो वो खून में जिसको कहते हैं ना कि वीरता कैसे आती है, वो ऐसे आती है। इसका साक्षात उदाहरण सामने आपके प्रस्तुत किया कि मैं 1999 की बात कहती हैं कि मैं 1999 जब करगिल चल रहा था, उस समय हर आदमी, हर परिवार से एक आदमी करगिल की तरफ था, और किस तरह से यहाँ पे रोटियां बना के तमाम सारा राशन और तमाम सारी चीजें मुहैया कराई। ये एक बड़ा जबरदस्त उदाहरण है। जी नमस्ते, कैसी हैं आप? अच्छे हैं? तो अब तो ठंड धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं ये भी बहुत अच्छी तो नहीं है। लेकिन कुछ कहना चाहती हैं आप? हम पहले वो 99 की तरह था, हम भी वो हमें लड़की भी हमें अभी वो पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें पहले की तरफ हमें वो जो हमारे फौजी लोग वो लड़ाई में जाए तब तक जाएगा, तो हमें वो रोटी बना के, वो सत्तू बना के, पहले की तरह 99 की तरफ से हम वो सब, हम यहाँ से वहाँ तक वो करेंगे। अभी वो लड़के हमें भी जी। और एक बात इन्होंने और कही थी कि जब अपोजिशंस के बीच में या तमाम पैनल में, टेलीविजन पैनल्स में जब लड़ाई होती है या दृश्य नजर आता है, ऐसा नजर आता है, लड़ाई ना भी हो, शब्द लड़ाई शायद बेहतर ना हो, लेकिन जब ऐसा स्तर पे पहुंच जाए बातचीत की, लगे कि नहीं ये तो कसैला है स्वाद में, ये अच्छा नहीं है, ये कसैला स्वाद आ रहा है, तो यहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं इसका जिक्र भी कर देते हैं। ये वो लोग हैं जिनके वीरता, जिनके खून में है, अहिंसा की बात भी बताते हैं, वो पाठ भी पढ़ाते हैं, लेकिन साथ साथ कहते हैं कि मौका अगर आएगा तो करगिल से ही, जैसे 1999 में गए थे, उसी तरह से सत्तू और रोटी लेके भी लोग पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच। आप इतने महत्वपूर्ण और इतनी बातें जो आपने कही, निश्चित तौर से इस ठंडी हवा में आपने एक गर्मी पैदा कर दी। मैं पैनल की तरफ रुक करना चाहूंगा जहां पे मौजूद हैं। उम्मीद करता हूं पैनल ने ये बातें जरूर सुनी होंगी। और मैं राधिका, मैं आपकी तरफ रुक करना चाहूंगा, आप बीच में बोलना चाह रही थी, मैं ये जानना चाहता हूं आपने इनकी बातें सुनी और अब आप कमेंट करिए। मैं आपकी बात और सारे लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं। राधिका खेड़ा जी, बहुत अच्छी बात कही जो मैं सुन रही थी सबके मुंह से, और ये जो आखिर में बात कही कि हम सत्तू और रोटी लेके पहुंच जाएंगे, तो ये जज्बा है देश की जनता का, सबका। कांग्रेस पार्टी का भी यही जज्बा है, पर हम वही जज्बे की मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से। आंख में आंख डाल के लाल आंख दिखाने का वादा था, 56 इंच के सीने से डराने का वादा था, लेकिन क्या मिला बदले में? ढोकला डिप्लोमेसी, झूला डिप्लोमेसी, बार बार उनको बुलाया गया। और ये बात नहीं है कि ये आज ही की चीज हो रही है, चीन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से बार बार कुछ ना कुछ करता जा रहा है। और आज हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे वो हमें घेर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे मैं नहीं बोलूंगा इसमें, लेकिन सवाल उठेगा, प्रतीक जी सवाल उठेगा जब तक निर्णायक कदम नहीं आएगा। बहुत बना दिया है, आप लोगों के पास करने को तो कुछ है नहीं, बोलने को कुछ है नहीं। क्या आपको नहीं पता कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना जैसे मजबूत देश ने हिंदुस्तान की सेना के सामने, हिंदुस्तान के सामने घुटने टेके हैं?
वन बाय वन बताने को कुछ नहीं। निखत आप बोलिए, राधिका रिस्पॉन्ड करेंगी। राधिका आप अपनी बारी में बोलिएगा। राधिका अपनी बारी में बोलिएगा। करा है हम लोगों ने। आप लोग वे टू फॉरवर्ड को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ना ही आपने कभी वो इच्छा शक्ति सेना को दी, ना ही इच्छा शक्ति वो आप लोगों की है। निखत आप भी संयम, निखत संयम, निखत आप भी संयम रखिए, निखत आप भी संयम रखिए, निखत आप भी संयम रखिए। संयम से बात करेंगे। मैं ऑफकोर्स निखत बिल्कुल संयम के साथ बात करेंगे। मैं समाज है और जिस प्रकार चाइना की गंदी साजिश को मैं बताता हूँ मजबूत कैसे हुआ है। मैं निखत मैं हाथ निखत मैं बताता हूँ, हाथ अंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं आपको बताता हूँ कैसे मजबूती कैसे आई है। हाई एल्टीट्यूड पर बात होती है ना। अभी जिक्र कर रहे थे एक सामी में कि 1962 में जो हुआ, ठंड का समय था, तो हाई एल्टीट्यूड पे और ज्यादातर फौजी जो हमारे मैदानी भाग से आ रहे थे, उस समय स्थितियां कैसी थी, परिस्थितियां कैसी थी, उसका वो चाइना फायदा उठाना चाहता। संदीप बोल के पास जाना चाहता हूं, लेकिन आज क्या स्थिति है, आज क्या परिस्थिति है, इसकी तरफ जरा अंदाजा लगाई। संदीप बोल, हाई एल्टीट्यूड के लिए तमाम सारे इंस्टीट्यूट और उस वॉरफेयर की लड़ाई के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हुए लोग, लेकिन चाइना वहां कहां खड़ा है ये भी जरा बताइए मुझे बहुत शॉर्ट में, क्योंकि मैं इसके बाद अपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ रुख करना चाहूंगा। संदीप बोल। प्रतीक, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जिस तरीके की चाइना की सेना है, मैं कई ऐसे बॉर्डर्स पे गया जहाँ पे लगातार ठंड बढ़ती रहती है। अभी यहाँ पे सितंबर है, धीरे धीरे ठंड बढ़ती रहेगी। चीन की सेना सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी पे भरोसा करती है। एक बात कही जाती है बूट्स ऑन ग्राउंड, वो जो है चीन की सेना की नहीं रहती है। हम लोग टेम्परेचर अगर -20 -30 तक भी पहुँच जाए तब भी हम अपने इलाके को सिक्योर करने के लिए लॉन्ग रेंज पेट्रोल तक करते हैं, जो कि 20 दिन से ज़्यादा चलता है। लेकिन चीन जो है उसी जगह तक आता है जहाँ तक कि उसकी गाड़ियाँ आ सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सर्दियाँ जो हैं वो चीन के लिए बहुत ज़्यादा आसान नहीं होने वाली, क्योंकि चीन को पता है कि वहाँ पे उसको अपने सैनिकों को इतनी बड़ी तादाद में रखना, जिनको बहुत ज़्यादा आदत नहीं है। हालांकि पिछले कुछ सालों से चीन ने तिब्बत के इलाके में काफ़ी एक्सरसाइजेस की हैं, लेकिन उनके अंदर वो जज्बा नहीं है जो भारतीय सेना के अंदर जज्बा है। भारतीय सेना हर चुनौती में बहुत शुक्रिया। मैं आपके पास आता हूँ क्योंकि आप जहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त, वो शहर का बहुत एक ऐसे इलाके में जहाँ पे बातचीत के रुख को आप जोड़ रहे हैं। मैं आपके पास जरूर आऊंगा। मैंने कहा कि हवा में अब ठंडक बहुत ज्यादा है, लेकिन बातचीत में वो गर्मी लगातार बनी हुई है। मैं तो बल्कि ये कहूंगा बाजी कि हमारे आज तो मुझे लगता है बहुत खास है, क्योंकि हमारे मेहमान भी हैं। और जब आपने शॉल अपनी तरफ रखी तो मुझे लगता है कि जरूर पाजी चाय की तरफ इशारा होना चाहिए, और क्यों ना होना चाहिए। कौन और भारतीय सेना जिस जज्बे के साथ लड़ रही है, तो मुझे तो लगता है कि निश्चित तौर से चाय होनी चाहिए। और पाजी मैं तो इशारा करूंगा कि आपके पीछे जो गुप्ता जी खड़े हैं उनसे बोलिए कि चाय की तरफ आए। लेकिन मैं उसी तरफ जा रहा हूं जहां पे बहस का रुख और सिरा छोड़ के आया था। अनुराग भदौरिया, नाउ यू रिस्पॉन्ड। अनुराग भदौरिया। देखिए, आपने देखा कि संदीप जी ने कितनी अच्छी बात कही कि हमारी जो सेना है वो -20 डिग्री के टेम्परेचर हो या -25 डिग्री का टेम्परेचर हो, कितना भी माइनस टेम्परेचर हो, वो हमेशा डटी रहती है। यह है हिंदुस्तान की सेना का जज्बा। और यहाँ पे देखो प्रवक्ता किस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन आप कह के मनोबल तोड़ते रहते हैं। आप भी मनोबल तोड़ते रहते हैं। आप लोग तो मनोबल तोड़ते रहते हैं। सेना का मनोबल नहीं तोड़ते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करेगी और लड़ते तो हिंदुस्तान की सेना है, और जब हिंदुस्तान की सेना जीतती है तो अपना कॉलर ऊंचा करते हैं, और जब उन्हें कोई दिक्कत होती है तो फिर चुपके से भागते हैं। मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान की सेना पे हमें घमंड होना चाहिए। हिंदुस्तान की सेना लड़ती है चाहे कितना -डिग्री टेम्परेचर हो, ये असली बात है। लेकिन यहाँ देखो क्या बात हो रही है। हमारे मोदी जी वो कह रहे, हमारे राहुल जी अनिला नहीं है। देखिए ऐसा है प्रतीक जी, मैंने अभी राधिका खेड़ा जी को भी सुना, अनुराग भदौरिया जी को भी सुन रही हूँ। अनुराग भदौरिया जी सुनिए, ऐसा नहीं होता है कि जब आप भारतीय सेना के विषय में बात करते हैं तो आप प्रधानमंत्री जी को अलग कर देंगे, भारतीय सेना को अलग कर देंगे। पॉलिटिकल विल चाहिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं। अनुराग भदौरिया जी सुन लीजिए, मैं तथ्यों पे बात करती हूँ। मुझे आपकी तरह जो एक रैंक नहीं आता कि चिल्लाते रहो। मैं तथ्यों पे बात करती हूँ। प्रतीक जी एक बात समझिए आप, प्रतीक जी एक बात समझिए, मैं आपको बताती हूँ कि भारत में चीन को लेकर कितना आक्रामक है। भारत चीन को लेकर इसलिए इतना आक्रामक है कि आपने गलवान वैली में देख लिया, पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिया, किस प्रकार से भारतीय सेना ने धूल जगा दी चीनी सेना को, PLA को। दूसरी बात यह है कि कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट चाइना के। आप इनको चुप कराइए प्रतीक जी। तिब्बत के लोगों के लिए हमारी जो सेना है
हमारी सेना सबसे मजबूत है। अनुराग जी को बोलने दीजिए, अनुराग बोलने दीजिए। अपनी सेना पे इम्पोर्टेंट बात कह रही हूँ, उनको चुप कराइए। देखिए ऐसा है प्रतीक जी, अब समय अनुराग जी सुनेंगे तो, अनिला जी को सुनेंगे तो, अनुराग जी ये नहीं करते। अनुराग जी आप राजनीति करने वाले, अनुराग जी आप बहुत शिक्षित हैं, शिक्षित भी हैं और डिसिप्लिन भी हैं। अनुराग जी डिसिप्लिन भी हैं आप, प्लीज डिसिप्लिन। अनुराग जी डिसिप्लिन, अनुराग जी डिसिप्लिन। नहीं अनिला जी नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अनिला जी विल रिस्पॉन्ड, अनिला जी के पास ही रहूंगा, अनिला जी विल रिस्पॉन्ड। अनुराग जी मुझे आपकी ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी, अनुराग जी की ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी। अनिला नाउ रिस्पॉन्ड, अनिला नाउ यू रिस्पॉन्ड, अनिला नाउ यू रिस्पॉन्ड, अनिला प्रतीक जी मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए ये बहुत सीरियस टॉपिक है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और हमारे को पैनलिस्ट हो, चाहे राधिका खेड़ा हो और चाहे भदौरिया साहब, सबने आपकी प्रशंसा की कि आपने ये इस विषय को उठाया, पर अगर इस विषय को उठाया तो उसकी संजीदगी भी समझनी चाहिए। देखिए मैं बात कहती हूँ, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल, आप चुप रहिए आप, सेना पे प्राउड करिए, पॉलिटिकल विल कौन दिखा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिखा रहे हैं। आज जो चाइना है वो मजबूर हो गया है कि 18 देश जिसके साथ उसके बॉर्डर के इशू है, वो ये कहने लग गया है कि नहीं, मैं बॉर्डर के, हम बॉर्डर के इशू जो है जाना चाहते हैं। ये बताइए आपको क्या हुआ? अनुराग क्या हुआ? इसी पैनल में रिटायर्ड कर्नल बैठे हैं, इसी में गैलेंट्री अवार्ड बैठे हैं। ये क्या है अनुराग आप एक डिसिप्लिन आर्मी से, अनुराग आप डिसिप्लिन आर्मी फैमिली से आते हैं, डिसिप्लिन आर्मी फैमिली से आते हैं, लेकिन आप आर्मी फैमिली से आते हैं अनुराग, किसी बात हो ये तरीका नहीं है अनुराग। ना प्लीज वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता हूँ, प्लीज वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता हूँ। स्वागत है बातचीत के सिलसिले को एक बार से फिर से जोड़ते हुए। अब अगर देखेंगे, एक बार मैं पाजी से कहूंगा कि अगर एकदम चोटी पे अगर निगाह डालेंगे वैली पे, तो सूरज एकदम वहां पर और चमकता हुआ ही चोटी, लेकिन इसके बीच में बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हुए, जी मैंने कहा था ठंड जैसे जैसे तेज हवा चलेगी, हवा भी आपको मुझसे ज्यादा अंदाजा है, और मुझे लगता था कि चाय जरूर होनी चाहिए बातचीत के सिलसिले में, जरूर होनी चाहिए, लेकिन गहमा गहमी बनी हुई, चाहे इधर हो बातचीत का सिलसिला, चाहे इधर जुड़े, चाहे उधर स्टूडियो में। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, अनुराग जी से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, बीजेपी के पैनलिस्ट से भी कहना चाहता हूँ, तमाम वो सारे लोग जो मौजूद हैं पैनल में, उनसे कहना चाहता हूँ, बेहद संवेदनशील और बहुत संजीदा वाला मसला, तमाम सारी भावनाएं हम कभी कभी वहां बैठे होते हैं नहीं समझ पाते हैं, बहुत सारी संवेदनाएं, बहुत सारी बातें जुड़ी होती हैं, और यहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं और तमाम सारे वो लोग जो इस प्रोग्राम को देखते हैं, वो भी सोच रहे होंगे कि कैसी बातें हैं। जरूर कुछ वैसे ऐसी बातें हैं जो हिट करने के लिए ना बोली जाए, खासतौर से चिढ़ाने के लिए ना बोली जाए, और खासतौर से किसी का इस तरह से बोलें कि उसको लगे चिढ़ रही है, चिढ़ाने के लिए ऐसा ना हो स्थिति। मैं ये बात कहना चाहूंगा। मैं सबसे पहले अनिला जी को बोलने को मौका देता हूं, अनिला जी, फिर देन कांग्रेस, एंड देन फिर मैं दानवीर सिंह, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। अनिला जी बोलिए, कंप्लीट करिए अपनी बात। अनिला जी। प्रतीक जी, मैं यहाँ पर ये आपके साथ भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आपका चैनल जो है पूरे विश्व में देखा जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि आज भारत का जो रुख है चाइना को लेकर, वो स्पष्ट है, चाइना जो है घुटने टेक रहा है। हमारी जो फौज है, हमारी जो मिलिट्री पावर है, वो टेक्निकली और स्ट्रेटेजिकली, जो अभी आपके को ब्रदर हैं जो कॉरेस्पॉन्डेंट है, उन्होंने भी ये बता दिया है, तो हमारी जो भारतीय फौज है वो मिलिट्री में स्ट्रेटेजिकली बेटर प्लेस है। तो यहाँ पर जो 1962 में भी जो कुछ पहाड़ियां कब्जा कर रही थी, घाटियां कब्जा कर ली चाइना ने, उसको भी हमने खाली करवा दिया है। और अभी जैसे कि बताया भी क्या है, सर्दियां आ रही है, तो भारत की जो फौज है वो बहुत अच्छी तरीके से प्लेस्ड है। वहां पर हमारी जो है इन्फेंट्री वाइल्स पहुंच चुकी है, हमारे टैंक्स है, वहां पे इंफ्रा बहुत अच्छा है हमारा। दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ, आज जो चाइना इस चीज पे मजबूर हो गया है कि 18 देश जिसके साथ वो सीमाओं का शेयर करता है, वो ये कह रहा है नहीं हम एक्सपेंशनिस्ट नहीं है, हम सीमाओं को जो है बातचीत से सॉल्व करना चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है। आज अमेरिका जो है वो इंडिया के साथ है, यूरोपियन कंट्रीज वो इंडिया के साथ है, डोकलाम स्प्रेड के बाद रशिया जो है वो इंडिया के साथ है। इसके चाइना के साथ कौन है? पाकिस्तान या फिर नेपाल कौड़ियों पर बिकता है, बहुत श्रीलंका या इंडोनेशिया, सिंगापुर, इसके आधार पे चाइना बहुत ज्यादा उछल रहा है। देखिए इंडिया और चाइना जो है दोनों बहुत बड़ी इकोनॉमी है और इकोनॉमिकली भी कमर तोड़ चुके हैं चाइना की।
जी जी, मैं राधिका के पास आना चाहता हूं। राधिका का कांग्रेस के नेता का ट्वीट देख रहे थे, उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि अगर आप कहीं किसी आपकी फॉरेन पॉलिसी किसी खास मुल्क की तरफ टिल्ट होती हुई, वो अमेरिका की तरफ इशारा कर रहे थे, टिल्ट होती हुई नजर आती है तो आपके तमाम सारे जो बैलेंसेस हैं वो बिगड़ते हैं। उन्होंने कहा मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तान से लड़ते हैं तो रशिया जो है वो पाकिस्तान की मदद कर देता है। इस तरह की बात थी। मैं आऊंगा इस पर भी रिएक्शन, क्योंकि अनिला ने इस बात पर कहा, मैं जाऊंगा। लेकिन राधिका, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जब तमाम बातें इस तरफ जुड़ी हो कि हमको एक राष्ट्र की तरह खड़ा होना है, तो आप जरूर सवाल पूछिए। मैं मानता हूं कि मजबूत विपक्ष जरूरत है, बहुत जरूरत है, लेकिन किसी खास एक व्यक्ति को टारगेट करके लगातार सवाल बनाना यह बेहतर नहीं है। राधिका, नाउ यू रिस्पॉन्ड। शुरुआत करी थी, शायद आपका कनेक्शन उस वक्त कटा हुआ था, तब मैंने साफ तौर पे कहा था कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश, दोनों के दोनों, सब और सारी ऑपोजिशन पार्टीज भी देश की सेना के साथ खड़ी है और इस देश की सरकार के निर्णायक फैसले के साथ खड़ी है, लेकिन डामाडोल ढूलमूल नीति के साथ नहीं खड़ी है। सच्चाई आज ये है कि कैलाश मानसरोवर पर चीन ने मिसाइल साइट बनाई हुई है, जिसमें दिल्ली समेत उत्तर भारत के सभी प्रमुख शहर उसके निशाने पे आते हैं। सच्चाई ये भी है कि 1000 किलोमीटर, 1000 स्क्वायर लद्दाख का एरिया चाइना कंट्रोल करती है। ये भी सच्चाई है, इससे हम आंख बंद नहीं कर सकते। हम बदले में क्या कर रहे हैं? मैंने वैसे ऐसे कहा कि हम उस चीज को, वो कहते हैं सराहनीय कदम है, आप ऐप्स बैन कर रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। हमारे साथ सहयोगी संदीप बोल हैं, मैं क्योंकि वो डिफेंस देखते हैं, मैं संदीप बोल से कोशिश करूंगा संदीप बोल के पास जाने की। जरूर, मैं आपके दोनों सवालों के जवाब की कोशिश करूंगा कि मैं दोनों सवालों के जवाब दूं, लेकिन मैं पॉलिटिकल लेंथ पे, मैं आपको तो पॉलिटिकल लेंथ पे पूछ रहा हूं, मैं पॉलिटिकल लेंथ पे बोल रहा हूं, मैं तो पॉलिटिकल लेंथ पे बात कर रहा हूं आपसे, और मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि जब एक फेस है, एक संवैधानिक पोस्ट है, और आप बार बार उसी पे टारगेट कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपका जो दुश्मन है वो इस बात को देख रहा होगा? प्रतीक जी, देश का दुश्मन तो तब भी देखता है जब आप सेना की शौर्य की बात अपने ऊपर ले लेते हैं और कहते हैं कि ऐसी सरकार कभी नहीं मिली। भूल जाते हैं ये वही देश की सेना है, वही सैनिक है, वही सेना के लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे और बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग अलग कर दिया था। तो आप तब क्रेडिट सारा के सारा सरकार को राधिका जी, हमें जवाब दीजिएगा। सेना के शौर्य के साथ हम खड़े हैं। निगत अब्बास जी ने बहुत बढ़िया सुनाई, लेकिन साथ में राधिका जी आपकी बात समझ गई, आप सेना के शौर्य के साथ खड़ी हैं। मेरी एक सवाल का जवाब दीजिए। जो वादा था उसका क्या हुआ? देश जानना चाहता है। मैं आ रहा हूँ कर्नल, आ रहा हूँ। चाइना हमारी निगत अब्बास कुछ बोलना चाहिए। 10 सेकेंड जी प्रतीक जी, बस 10 सेकंड। राधिका जी वही वाली बात हो गई, फिर वक्तव्य पे आप आ गई कि आप सेना के शौर्य के साथ खड़ी है। मोहतरमा, आप ही के पार्टी के लोगों ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत माने हैं। अभी 2 महीने पहले चाइना के आर्मी चीफ पर आप लोगों ने भरोसा जताया, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ को आप लोगों ने झुटला दिया। आज अभी लेटेस्ट हमारे आर्मी के प्रवक्ता ने जो कहा उस बात को आपने झुटला दिया। उसके बाद आपके राहुल गांधी, जो 1 मिनट राधिका जी, राहुल गांधी जी हिंदुस्तान के जो जवान है शहीद होते हैं तो सवाल उठाते हैं, पर जब चीन अपनी खबरें दिखाती है तब आप लोग मनोबल बढ़ाने का काम नहीं करते हमारी सेना का। तो ये कौन सा साथ है जो आप हिंदुस्तान की सेना के शौर्य के साथ खड़ी हुई है? जब आप चाइना के ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहती, यहाँ बैठकर हिंदुस्तान की सेना पर सवाल उठाती है और चाइना की सेना जो भी बोल जाती है, हवा में भी बोल जाती है, तो आप उस पर भरोसा जता देती है। ये कौन सा भरोसा है जो हिंदुस्तान की सेना पर नहीं है पर चाइना? ठीक है निगत, मैंने रिस्पॉन्स सुना। राधिका आपको भी सुना मैंने, निगत मैंने आपको भी सुना। मैं कोशिश करूंगा मैं एक बार फिर से आपके पास आऊं, लेकिन मैं कर्नल बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं, आप हाथ भी उठा रहे थे, मैं नहीं आ पाया। कर्नल, बहुत सारी बातचीत है आपने देखी, एक तरफ रिस्पांस आपने देखा, ले के लोगों का भी रिस्पांस है, तमाम सारे देश के लोग जानना चाहते हैं हमारी पोजीशनिंग क्या है, उस पर भी जवाब दिया। हमारे डिफेंस के जो करस्पॉन्डेंट थे वो भी ये बता रहे थे, बातचीत बता रहे थे। सर्दियों का भी जिक्र हुआ, ये भी जिक्र हुआ कि 29, 30 और 31 को हमने चुमार में भी किस तरह से, 31 तारीख को चुमार में किस तरह से हमने जबरदस्त रिस्पॉन्स किया और चाइना को पीछे ढकेला, और 29 और 30 को पंगांग लेक पे जो सदर्न पॉइंट है उसका, उस पर किस तरह से हमने पीछे धकेला, ये भी आपने सुना। सवाल ये है कि पॉलिटिक्स है, अपनी जगह है, सवाल पूछे जाने चाहिए, ये लाजमी है, सवाल पूछे जाएंगे और पूछे जाने चाहिए। लेकिन जो इस समय जो मोरल है
वो मोरल की जिस पे बात हो रही है, बार बार मोरल की बात हो रही है, उस पर क्या असर है और उसकी क्या मिसाल है? जी देखिए, मैं आपका जवाब देता हूं, लेकिन मेरे 3 मैसेज हैं, एक ऑपोजिशन के लिए, एक बीजेपी के लिए और एक देश के लिए। ऑपोजिशन को मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको मोदी से नफरत करना आपका धर्म है और आपका कर्तव्य है। आप मोदी से जम के नफरत करें, बट इतनी ना करें कि वो मोदी नफरत जो है देश नफरत के तौर पर प्रतीत हो। और बीजेपी को मैं ये कहना चाहूंगा कि सेना अपना काम कर रही है, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने भाषणों में, अपनी बातचीत को रखने में ऐसा ना बताएं कि ये सेना बीजेपी की सेना है, ये देश की सेना है। और मैं देशवासियों को ये बताना चाहूंगा कि इसमें प्रतीक का सवाल भी है कि आर्मी का और सेनाओं का जो मोराल है वो 7वें आसमान पे है और बहुत ही बेहतरीन काम हो रहा है। आजाद भारत में चाइना के संदर्भ में बात करें तो पहली बार हुआ है कि हिंदुस्तान की फौज ने ऑफेंसिव एक्शन किया है और तकरीबन 250 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका भारतीय फौजियों ने अपने पैरों के नीचे कब्जे में लिया हुआ है। इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो देश को पूरा आश्वस्त होना चाहिए कि बहुत ही मजबूत हाथों में इस सरहद की सुरक्षा में लगे सुरक्षा है और कोई टेंशन की बात नहीं है और चाइना बिल्कुल टेबल पे आके बात करेगा। आपने बहुत संक्षेप में कर्नल एक आर्मी का एक डिसिप्लिन होता है, आर्मी मतलब ही डिसिप्लिन होता है, और जितने संक्षेप में पॉइंट वाइज आपने बताया कि मोरल से लेकर और सारे लोगों को मैसेज दे दिया। शायद मैं एक 1.25 घंटे में पूरी बातचीत में ये बात नहीं कह पाया था, लेकिन आपने जितना उसको एक समरी में आपने बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं अब जाना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास, और मैं अब जानना चाहता हूं जो आर्मी के जो यहाँ पे मौजूद है, कर्नल मौजूद है दानवीर सिंह, वो बता रहे हैं। अब तो आपको उम्मीद हुई होगी ना कि हमने कैसा रिस्पॉन्स किया। कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी सुना है कि पहली बार ऐसा है कि एग्रेसिव होकर, ये साधारण चीज नहीं है, चाइना का है, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, चाइना के खिलाफ पहली बार हम एग्रेसिव होकर नजर आ रहे हैं। 29-30 का मैंने जिक्र किया, 31 तारीख का चुमार का भी जिक्र किया। हम वहां पे मौजूद हैं, स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे, जहां हम उनको जवाब दे रहे हैं। अनुराग, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने किया है और ये राष्ट्र का प्रोग्राम है, मैं आपके लिए इसके लिए सैल्यूट करता हूं। मैं कर्नल साहब से बोलना चाहता हूं, कर्नल साहब, जब से डिबेट स्टार्ट हुई है अभी 1 घंटे से लगातार मैं फौज के बारे में तो बोल रहा हूं, लगातार मैं फौज का ही सम्मान करने की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं से और अघोषित बीजेपी के एक और प्रवक्ता निखत जी से बोलना चाहता हूं, आप लोग अपने नेता की तारीफ करने में लगे हैं, फौज की तारीफ क्यों नहीं कर रहे इतनी देर से? कविता भी सुना रहे हैं तो नेता के ऊपर सुना रहे हैं, फौज के ऊपर कविता क्यों नहीं है? भाई अल्टीमेट तो फौज लड़ रही है वहां -डिग्री टेम्परेचर पे और हमेशा फौज जीतती आई। कर्नल साहब सही कह रहे हैं कि भाई आपको राजनीति करनी कीजिए, आपको अपने नेता की तारीफ करना कीजिए, लेकिन टीवी चैनल पर जब आते हैं, जब राष्ट्र के लिए वहां पे -डिग्री टेम्परेचर पे आपके फौजी वहां लड़ रहे हैं तो कम से कम फौज की तारीफ करना तो बनता है ना। एक शब्द आप तारीफ नहीं करना चाहते, वो कहते हैं मेरी फौज, बीजेपी अपना फौज बताने चाहती। सही कह रहे कर्नल साहब, ना फौज बीजेपी की है, ना कांग्रेस की है, ना निखित की घोषित बीजेपी प्रवक्ता की है, ये फौज राष्ट्र की है और राष्ट्र की जब फौज होती है तो किसी पार्टी विशेष की नहीं होती है। इसलिए आप लोग कम से कम अपने नेताओं का गुणगान बंद कीजिए, ऐसे मौके पे राष्ट्र के साथ नहीं होती है। लेकिन अनुराग, जो आप करना नहीं चाहते, लेकिन हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं देश की पॉलिसी, और निखिल जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको इतना ही दिक्कत होती है दूसरी पार्टी से, आप एक बार भी सरकार की बुराई नहीं कर पा रहे। जो पॉलिसी मेकर्स हैं, अनुराग जो पॉलिसी मेकर्स हैं, आप बोलते हैं मैं राजनीति आप चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के, आप उनकी बताई हुई राह पर तो पहले बता दीजिए निखत अब्बास मोदी जी की तारीफ करने के लिए आई, आप उससे नीचे लगा दीजिए ना। कमाल की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की बात कीजिए। हाँ, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, राष्ट्र इस समय बहुत राष्ट्र इस समय एक साथ खड़ा है, चाहे बीजेपी और कांग्रेस 130 करोड़ के अनुराग आप सुन लेते हैं, निखत जवाब दे रही है। अनुराग सुन लेते हैं, निखत जवाब दे रही हैं। नहीं निखत क्या अनुराग सुन लेते हैं, अनुराग जी असल में आप लोगों को क्या है ना, जो मोदी सरकार करेगी। अनुराग जी सुनिए, अनुराग जी सुनिए, अनुराग जी सुनिए, भाई अनिला जी आई है बीजेपी की तरफ से, उनको अपनी बात कहने दीजिए। आप अपने अनिला जी की बात आप कहेंगी तो अनिला जी को क्यों बुलाया गया फिर? भाई अनिला जी अपनी बात कहने आई है। नहीं गलत बात है अनुराग, जो हर आदमी स्वतंत्र है, अनुराग हर आदमी स्वतंत्र है, पैनल का हर पैनल में स्वतंत्र है और उसका जो अपना विचार है, उसका अपना विचार है, वो बोलने दीजिए।
मैं बार-बार कह रहा हूं अपना कि विचार है, आप इसी वजह से उसको बुलाया है। आर्मी की तारीफ कीजिए, आप किसी पार्टी विशेष की तारीफ मत कीजिए। हमें इस समय हमें जरूरत है कि हमारी आर्मी एक साथ खड़ी है, हमारे लिए जी रही है, मर रही है। अनुराग अब सुन लीजिए, अनुराग अब सुनिए प्लीज प्लीज, अनुराग की ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, अनुराग की ऑडियो डाउन, अनुराग की ऑडियो डाउन, अनुराग की ऑडियो डाउन, अनुराग की ऑडियो डाउन। नाउ निगत यू रिस्पॉन्ड, नाउ निगत। नहीं कांग्रेस में बस बहुत भाई संयमित होकर बोलिए, निगत संयमित होकर। इंडियन आर्मी को नमन भी करती हूँ और पूरा भरोसा अपने हिंदुस्तान की आर्मी पर जताती हूँ। दुख मुझे इस बात का है कि अनुराग भदौरिया कभी उस पार्टी पर सवाल नहीं उठाते जो हमेशा हिंदुस्तान के आर्मी चीफ को कटघरे में लाकर खड़ा कर देते हैं, जो उनकी हिम्मत, उनका जज्बा। राधिका खेड़ा प्लीज रिस्पॉन्ड, 15 सेकंड में राधिका खेड़ा प्लीज रिस्पॉन्ड, राधिका खेड़ा प्लीज रिस्पॉन्ड इन 15 सेकंड, राधिका खेड़ा रिस्पॉन्ड प्लीज 15 सेकंड, यू हैव गिवन 50 सेकंड। राधिका निगत प्लीज 15 सेकंड। बोले जा रही हैं, तब से बोली जा रही हैं, मैं फिर बोलूंगी। और अनुराग भाई आपको भी बोलूंगी, मैंने कहीं भी नेता की तारीफ नहीं करी है। मैं पहली बात से शुरुआत से फौज की तारीफ कर रही हूँ और उनके शौर्य पे बात कर रही हूँ। मैंने किसी नेता की किसी की तारीफ नहीं करी और ना मैंने ऐसा कहा है कि कांग्रेस पार्टी आर्मी है, ये देश की आर्मी है। और फिर गिनवाऊंगी, वही आर्मी है जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और आज सैनिक वही खड़े हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। मैं राधिका सुनना चाह रहा था क्योंकि बात आपकी तरफ आई थी, तो मैंने आपसे ही प्रोग्राम खत्म किया। और यही होना चाहिए, यही बात होनी चाहिए और ऐसे ही बात होनी चाहिए, संयम के साथ और एक दूसरे की बात सुनते हुए। लेकिन आज लेह से अभी सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात और कुछ और होगी बातचीत। अभी बस सिर्फ इतना, आर पार की तरफ रुख।